हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट 3 देखेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक दल। इसके पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं, यानी कि हमने बात की है राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों, ठीक है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, और हमने क्या देखा है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, है ना। तो 7 प्रकार के राजनीतिक दल हमने देख लिए थे और एक राजनीतिक दल रह गया था, जो कि है सबसे नया राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम, और फिर जो है हम क्षेत्रीय दल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें अगर आम आदमी पार्टी की ना, तो इसे संक्षेप में कहा जाता है आप, ठीक है, आप पार्टी। आप सभी को पता है कि इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो आप पार्टी से रिलेटेड हैं। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे के द्वारा लोकपाल आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो उसी के बाद जो है ये आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, ध्यान रखते जाइएगा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 2012 में, ठीक है। इसका मुख्यालय है गाजियाबाद में, ठीक है। लोकसभा की सीटों की संख्या इसमें 1 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या इसकी 3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, सन 2011 में ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए जन लोकपाल आंदोलन के दौरान ना भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा जनहित की उपेक्षा के खिलाफ आवाज़ उठाई और अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी की राय जो है थोड़ी सी डिफरेंट थी। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी चाहते थे कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए और इसी उद्देश्य के तहत पार्टी पहली बार लड़ी चुनाव 2013 में, ठीक है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, यानी कि इनका चुनावी सिंबल था झाड़ू, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनका चुनावी सिंबल था झाड़ू और पार्टी ने चुनाव में 27 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के समर्थन से जो है दिल्ली में सरकार बनाई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ये है आम आदमी पार्टी। चलिए अब हम बात करते हैं जो है क्षेत्रीय दल के बारे में। बात करते हैं क्षेत्रीय दल की। देखिए, ऊपर हम 7 पार्टियों को देख चुके हैं, ठीक है। तो सभी प्रमुख दलों को हम निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। अब आम तौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, ठीक है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या फिर कह लीजिए कि नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। अब देखिए, इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, ठीक है, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। जैसे आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है ना, और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। जैसे आप देख लीजिए, बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, है ना, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां जो हैं अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। देखिए, पिछले 3 दशकों में ना क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे जो है भारतीय संसद विविधताओं से और ज़्यादा संपन्न हुई। अब देखिए, 2014 तक ना किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। अब देखिए, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए और 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला, ठीक है। तो जो ये क्षेत्रीय दल होते हैं, इन्हें जो है जो राजनीतिक दल होते हैं, इनसे गठबंधन करने का हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं, ठीक है। अब आइए हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से क्षेत्रीय दल जो है वो एक्टिव हैं। अब देखिए, ये जो है भारत में क्षेत्रीय दल स्थिति है 13 अप्रैल 2018 की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टी हैं? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी प्रकार जो है पंजाब में देखिए, पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। और क्या है, देखिए हरियाणा में जो है इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में देखिए
राष्ट्रीय जनता दल, लोक शक्ति जो है लोक जनशक्ति और राष्ट्रीय लोक समता। इसी प्रकार सिक्किम में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हर राज्य के ना क्षेत्रीय दल आपको पता होने चाहिए, तो ये आप भली भांति याद कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए साउथ में देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, ये सारे हो गए। कर्नाटक में जो है जनता दल, ठीक है, और केरल में हो गया केरल कांग्रेस और इंडियन जो है यूनियन मुस्लिम लीग, ये सारे क्षेत्रीय दल हो गए। अब देखिए इसके बाद बात ये आती है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। देखिए हमने ये देख लिया कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, ठीक है, इसीलिए ये स्वाभाविक है ना कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियाँ के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे हमने वोट दिया, ठीक है, किसी एक राजनीतिक दल का जो है नेता बना, है ना, जब उसके कामकाज में गड़बड़ियाँ होंगी तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हम उस राजनीतिक दल के नेता को ही तो ठहराएंगे ना। और पूरी दुनिया में ना लोग जो है इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते, और हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। अब देखिए आम जनता की नाराज़गी और आलोचना जो है वो राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रहती है। अब देखिए लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए ना राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उन्हें जनता द्वारा बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि आपने चुनाव से पहले हमसे कुछ वादे किए थे और आप उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो उन्हें जनता की आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, ठीक है, और इन पर ये जो है जीत हासिल करनी। अब देखिए सबसे पहली चुनौती है उनके सामने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। यानी कि आप देख लीजिए, आप विभिन्न प्रकार की पार्टियां देखते होंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, ठीक है, बीजेपी की पार्टी हो गई, इसका एक प्रमुख नेता होता है, ठीक है। सारी ताकत जो होती है ना कुछ एक नेताओं में ही होती है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र की स्थिति बनती नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को समान शक्तियां मिलती हैं, लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा नहीं होता है। तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र ना होना, है ना, और सारी दुनिया में ये प्रवृत्ति बन गई है ना कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेता के हाथ में ही सिमट जाती है, ठीक है। पार्टी के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, और इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। यानी कि कार्यकर्ता जो है किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, है ना, कार्यकर्ताओं में से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। अब देखिए जो सामान्य कार्यकर्ता है अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, और उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही जो है कोई और माध्यम होता है। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है ना कि पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी का नेता हथिया लेता है। यानी कि पार्टी तो बनी बहुत सारे लोगों से मिलकर संगठन के द्वारा, लेकिन एक नेता जो है उसका अधिकार हथिया लेता है, क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, और इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में जो है टिकट रह पाना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से ना निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। अब देखिए मान लीजिए जब पार्टी राजनीतिक दल बनाया जाता है ना, राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है, तो उसका मोटिव कुछ और होता है। क्या होता है? नीतियों के प्रति निष्ठावान होना, है ना। जो हमारी विचारधाराएं हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भी राजनीतिक दल बनते हैं उनके जो सोच और विचारधाराएं होती हैं मिलती जुलती होती हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी जो है बन जाती है और सारी शक्ति जो है एक नेता या कुछ एक नेता के हाथों में होती है, तो नीतियों की निष्ठा की जगह ना नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चुनौती क्या है? अब देखिए दूसरी चुनौती जो है ना वो पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। अब देखिए नेपोटिज्म जो है, आप इस समय नेपोटिज्म का मामला बहुत देख रहे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में, है ना। सुशांत सिंह वाला केस तो आपको याद ही होगा। तो नेपोटिज्म जो है ना वो राजनीति के क्षेत्र में भी है, क्योंकि अधिकांश दल ना अपना काम काज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, और इसलिए सामान्य जो है कार्यकर्ता के
नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। अब देखिए, जो लोग नेता होते हैं ना, वे अनुचित लाभ जो है लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों, यानी कि कह लीजिए कि अपने नज़दीकी लोगों या फिर जो है परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें पार्टियों में शामिल करते हैं। ठीक है, क्यों? आप देख लीजिए कि जो भी कोई राजनीतिक दल का नेता जो होता है या फिर कोई राजनीतिक पार्टियां होती है, उसमें बाहर का कोई एंट्री लेने वाला क्यों नहीं होता है? परिवारवाद ही जो है, परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जाता है राजनीतिक पार्टी में, है ना। यहाँ तक कि जो है ना, अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं और अनेक दल में शीर्ष पद पर हमेशा ही एक परिवार के लोग आते हैं। ठीक है, और यह जो दल है ना, अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। ऐसे क्या होता है कि ऐसे जो बाहरी लोग होते हैं वो राजनीति में आने के लिए उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो घटती जाती है। वो अगर एक बार सोच भी लेना कि हमें राजनीति में आना है तो वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि नेपोटिज्म जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, परिवारवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना। यह बात जो है लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, और जनता ही अगर राजनीति में ना जा सके तो इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे ना अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत के पदों पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें राजनीति की समझ नहीं होती है, जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं होता। अब ये देखिए कि परिवार के सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो क्या सबका राजनीति में इंटरेस्ट बना रहता है? नहीं बना रहता, लेकिन फिर भी परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है। और ये प्रवृत्ति जो है ना, कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाई देती है। ठीक है, अब तीसरी चुनौती देखिए। तीसरी चुनौती ये है ना कि दलों में, खासकर आप मान लीजिए चुनावों के समय जो है पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। अब देखिए, चूंकि पार्टियों की जो है सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है और उनका पूरा फोकस जो होता है ना वो चुनाव जीतने का, एनी हाउ, इसलिए जो है पैसे से लेके अपराधी तत्व की जो है बढ़ती घुसपैठ बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे ना कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका, लीगल इल्लीगल तरीके जिस करने से ना वे परहेज नहीं करते। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन वोटिंग पड़ने वाली होती है ना, उसके जो है रातों रात कैसे वोटर्स बदल दिए जाते हैं, है ना। क्या किया जाता है कि आई डोंट नो, वॉट एवर जो भी होता हो, लेकिन राजनीतिक दल के ये जो नेता होते हैं ना, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है ना जिनके पास काफ़ी पैसा हो या फिर जो पैसा जुटा सके। ठीक है, आज हमारे देश में राजनीति को बेकार क्यों कहा जाता है? इन्हीं सब कारणों के, क्योंकि राजनीति में पारदर्शिता जो है वो रह ही नहीं गई है। अब देखिए, किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। तो कई बार पार्टियां ना चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी मदद लेती है। अब देखिए, दुनिया भर में लोकतंत्र के जो है समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। अब देखिए, क्या है कि राजनीति में तो सभी लोगों को जाने का अधिकार होना चाहिए ना, तो फिर ये पैसा और धन संपदा कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये है कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकते हैं, वही चुनाव जीत सकते हैं, है ना। तो ये चिंता जो है बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, चौथी चिंता के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चौथी बड़ी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। अब देखिए, सार्थक विकल्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां होती हैं, इनकी नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। अब देखिए, हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और ये प्रवृत्ति ना जो है वो दुनिया भर में दिखती है। अब देखिए, जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल ना बुनियादी मसलों पर सहमत हैं, ठीक है, और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाए, उन्हें कैसे लागू किया जाए। अब अपने देश की बात कर लीजिए। अपने देश में जो है ना भी सभी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। देखिए, जो भी पार्टियां हैं ना वो घूम फिर के हमारे देश में, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ,
घूम फिर के गरीबी और बेरोजगारी पे बात करेगी। ठीक है, चुनाव से पहले मैं बता रही हूँ, गरीबी और बेरोजगारी के चाहे जो पार्टी की बात कर लीजिए, है ना, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतती हैं वो भूल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह थोड़े से जो है नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। अब देखिए, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमारे पास क्या विकल्प थे? या तो हम कांग्रेस को वोट देंगे या तो बीजेपी को वोट देंगे, हम किसी और को चुन ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या है, हैं? कुछ नहीं रह गया है। ठीक है, विकल्प ही नहीं उपलब्ध है हमारे पास। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ना कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। दलों की कमियां हमने देख ली, अब सुधारने के उपाय भी देखेंगे। ठीक है, देखिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ना जरूरी ये है कि राजनीतिक दल में सुधार हो। ठीक है, राजनीतिक दल में सुधार हो और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल जो है ये सुधरने को तैयार है, और अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। अब देखिए, दुनिया भर के नागरिक ना इन सवालों को लेकर परेशान हैं और ये ऐसे सवाल है ना जिनका जवाब आसान नहीं है। यानी कि समझ लीजिए आप कि राजनीतिक दल जो है या फिर कह लीजिए राजनीति जो है उसमें इतनी अव्यवस्था फैल चुकी है ना कि इन्हें जो है बहुत जल्दी नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करके सुधारा जा सकता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि जनता तो राजनेता चुनती है ना, फैसला लेने का अधिकार तो राजनेता के पास है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग जो है ना उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही तो लेते हैं, और अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। अब आइए अपने देश के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। देखिए, सबसे पहला सुझाव देखते हैं। ठीक है, विधायकों और सांसदों को दल बदल जो है करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कांग्रेस पार्टी का नेता है, ठीक है, वो आके जो है दल को बदल दिया, ठीक है, यानी कि दूसरे दल का नेता आ गया, तो ये जो है संविधान में संशोधन किया गया है इस चीज़ को रोकने के लिए। और निर्वाचित प्रतिनिधित्व के मंत्री पद या फिर जो है कह लीजिए पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। और नए कानून के अनुसार ना अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, ये चीज़ ध्यान रखिए। और इस नए कानून से ना दल बदल में कमी आई है, बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। आपको बहुत रेयरेस्ट ही सुनने को मिलता होगा कि इस पार्टी के नेता ने दल बदल लिया है। ठीक है, और देखिए इससे ना पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है, और पार्टी नेतृत्व में जो फैसला करता है ना सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। दूसरा क्या सुझाव है? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। ठीक है, क्या किया है? इस आदेश के द्वारा ना चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अपराध तत्व वाले या फिर भारी संपत्ति वाले उम्मीदवार होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और अगर वो गलत शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और इस नई व्यवस्था से ना लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं भी तो मिल जाती हैं, और जो है उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी तक हम यह इस बात पे भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से जो है राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। ठीक है, दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ना ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होता है, और ये बात अभी नहीं
कही जा सकती। इससे जो है राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है और इनके अलावा ना राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। अगली बात देखेंगे, देखिए राजनीतिक दलों में ना आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, ठीक है, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं, ठीक है, और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए, ये व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। तो देखिए ये सारे सुझाव होंगे ना तो जो है काफ़ी मात्रा में जो है चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। अगली बात है, देखिए राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में यानी कि करीब समझ लीजिए 1/3 जरूर टिकट मिलना चाहिए। अब इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। अगली बात है, देखिए चुनाव का खर्च उठाए सरकार, ठीक है, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे और यह मदद जो है पेट्रोल, कागज, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। देखिए राजनीतिक दलों ने ना जो है अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अब देखिए कि इन सुझावों को नहीं माना है, वो भी अपना फ़ायदा देखते हैं और अगर उन्होंने मान लिया तो संभव है कि इससे जो है कुछ सुधार हो। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए ना महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। देखिए दलों को ना ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? इससे सभी दल ना कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लग जाएंगे। जब उन्हें कानूनी रूप से बांधा जाएगा तो क्या करेंगे? कानूनी रूप से वो दरकिनार करने का तरीका ढूंढेंगे और इसके अलावा जो है राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने में सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। ठीक है, दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। सबसे पहला तरीका ये है कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। अब देखिए ये काम जो है चिट्ठियों द्वारा, लिखने द्वारा, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है और आम नागरिक और दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। देखिए अगर दलों को लगे ना कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या फिर उनकी छवि खराब होगी ना तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे, क्योंकि भाई 5 साल बाद फिर से तो चुनाव होने हैं, फिर से तो उन्हें अपनी पार्टी बनानी है। तो क्या वे अगर जनता के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो अगले में उनका टिकट कट जाना है। ठीक है, तो सुधार का दूसरा तरीका है, देखिए सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दल में शामिल होना। ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण है आम आदमी पार्टी। ठीक है, और लोकतंत्र की गुणवत्ता जो है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से ही तो तय होती है ना। हाँ, और अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लेना और बाहर से ही बातें करें तो सुधार मुश्किल है। तो खराब राजनीति का समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति, और हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। देखिए शपथ पत्र क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए शपथ पत्र जो है ना किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज, और इसमें जो है कोई, इसको इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति ना अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके सही होने के बारे में शपथ उठाता है और इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा करें। तो देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाएं जो है ना बहुत सारी है। सबसे पहली भूमिका है चुनाव लड़ना। देखिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो राजनीतिक दल ना उम्मीदवारों के चुनाव कई तरीके से करते हैं और भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरी चीज़ नीतियाँ और कार्यक्रम जनता के सामने रखना। तो देखिए दल जो है ना अलग अलग नीतियाँ, कार्यक्रम जो है मतदाताओं के सामने रखते हैं। ठीक है, मतदाता जो है अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं, यानी कि उस हिसाब से जो है राजनीतिक दल का नेता चुनते हैं, वोट देते हैं उस आधार पे। तीसरी चीज़ कानून निर्माण में जो है इनकी निर्णायक भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कानूनों पर औपचारिक बहस भी करते हैं। विधायिका में पास करवाना पड़ता है उसे, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। चौथी चीज़
सरकार बनाना, तो दल ही तो सरकार बनाते व चलाते हैं ना। अब देखिए जैसे इस समय हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वो बीजेपी दल ही तो है, राजनीतिक दल। तो जो दल चुनाव जीतता है वो सरकार बनाता है और महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में जो है निर्णय भी लेता है। ठीक है। पांचवी चीज, विरोधी दल के रूप में काम करना। अब देखिए चुनाव हारने वाले दल ना शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ ही ना वे अपनी अलग राय भी रखते हैं, और विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद भी करते हैं। ठीक है। छठी चीज, जनमत निर्माण करना, यानी कि राजनीतिक दल जो है वो जनमत निर्माण का कार्य भी करती है। चुनावों के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में जो है ना सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल जो है ना वो विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीति शिक्षण देने का काम करते हैं। सातवीं चीज ये है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। देखिए दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण जो है कार्यक्रमों तक पहुंच बनाते हैं। ठीक है। तो एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए जो लोकतंत्र में ना राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती ये है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ठीक है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है, और पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सोच ही होती है, ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, ना आंतरिक चुनाव होते हैं। ठीक है। पार्टी का जो फैसला होता है वो एक नेता या कुछ एक जो है नेता मिलकर ही करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ नेपोटिज्म की चुनौती, यानी कि वंशवाद की चुनौती। तो दलों के जो नेता होते हैं ना वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों को, यहाँ तक कि कह लीजिए कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और अनेक दलों में जो ऊंचे पद पे हमेशा ही एक परिवार के लोग ही आगे आते हैं। ठीक है। तो ये चुनौतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें और इसके लिए मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। ठीक है। तो देखिए मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि विधायकों और सांसदों को ना दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है। और निर्वाचित प्रतिनिधियों के जो है मंत्री पद और पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। तो नए कानून के अनुसार ना अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, और इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने एक ऐसा आदेश भी पारित किया है जिसमें सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना है और आयकर का रिटर्न भी भरना जरूरी है। ठीक है। तो दलों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है। तीसरी चीज, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है, और इसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा भी एक शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो देखिए सीधा सीधा अर्थ है, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। यानी कि समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह जो है कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। देखिए राजनीतिक दल के जो है ना विभिन्न गुण हैं। सबसे पहला गुण ये है कि राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दूसरे गुण ये है कि दल जो है ना लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा ये है कि दल जो हैं किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। ठीक है। चौथा गुण ये है कि किसी दल की पहचान ना उसके नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। पांचवा गुण ये है कि राजनीतिक दल 3 मुख्य हिस्से हैं इसके। पहला है नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा न्यायिक यानी कि अनुयायी यानी कि समर्थक। ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल।
अब देखिए ये है मैच द फॉलोइंग, इसे भी हम देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका होगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि ग। भारतीय जनता पार्टी, तो ये क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन सही होगा वाम मोर्चा। ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी, क्षेत्रीय दल, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा ग क घ ख, यानी कि ग ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है, देखिए इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। तो मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में कि इसके संस्थापक जो हैं वो काशीराम हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो इसका प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है समग्र मानवतावाद। ठीक है। अब देखिए निम्न कथनों पर गौर करिए, कहा जा रहा है इसमें। देखिए पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। आ है, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना। अगला ऑप्शन है, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। तो बिल्कुल सुनाई देती है, ये भी सही है। अगला है, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं। तो ये तो भाई बात गलत है, पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें आ और बा सही है, यानी कि ख ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।